हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सबको बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिस मत करेंगे आप लोग। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है, बताइए। भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, भगत सिंह का जो स्मारक है, अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में ब्रिटिश सरकार द्वारा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ठीक है। भगत सिंह का स्मारक जो है फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर बना हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है। 77 नंबर 77 क्या देगा उत्तर देगा? लॉसेस फेयर अर्थव्यवस्था में क्या है? लॉसेस लॉसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या है? तो देखिए, लॉसेज फेयर अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों, एक मिनट। लॉसेस फेयर अगर देखा जाएगा तो अर्थव्यवस्था में इसका अर्थ होता है कि बाजार में मांग की आपूर्ति बलों से मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? लॉसेस फेयर ना, और हस्तक्षेप की नीति से लॉसेस फेयर को जो है जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है सरकार के हस्तक्षेप को काम करना, अर्थात स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुपालन करना होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लॉसेस फेयर के अंतर्गत बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 78 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो संशोधन किए गए थे, ठीक है। इसके तहत जो उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जो है जोड़े गए थे। इसके अलावा राष्ट्र की एकता के स्थान पर जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। क्लियर? अगला प्रश्न 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा जो है नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, बंगाल का अंतिम सूबेदार जो नियुक्त किया गया था कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। मुगल सम्राट फर- फर्रुख सियर द्वारा 1777 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन 80 नंबर, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, बताइए। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो चोल राजा राजेंद्र ने जो है त्याग समुद्र की पदवी नहीं धारण की थी, ठीक है। ऑप्शन हो जो ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजा राजेंद्र चोल यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है गैंगकोंड चोल, पंडित चोल, मुंडी कोंड चोल आदि की अवधि धारण की थी, ठीक है। उपाधि जो है धारण की थी, जबकि इसने जो है त्याग समुद्र की पदवी नहीं धारण की थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। 81 81।
भारत में कृषि आय की गणना की जाती है कैसे, बताइए। भारत में कृषि आय की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में कृषि, वन, अ, चारागाह, मछली उत्पादन, खनन आदि से होने वाली आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है, ठीक है। जबकि उद्योगों, व्यापारों, परिवहन आदि स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की गणना जो है आय विधि से की जाती है। तो भारत में कृषि आय की गणना किससे की जाती है? तो उत्पादन विधि से की जाती है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 82 नंबर, 82। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, बताइए। भारत का जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव कैसे होता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के सदस्य या मंडल या विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। डी वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें क्या दिया गया है। 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? कौन सी रेखा जो है दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रेखा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं, बैंक मोहन रेखा भी है, रेड क्लिफ भी है और डूरंडो, ये सभी जो है दो देशों के बीच की सीमांकन रेखाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है। 84 सूची वन मुगल शासक दिया है, सूची दो जो है मकबरे का स्थान दिया गया है, इनका कूट के आधार पर सही मिलान करना है, ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है, ठीक है। हुमायूं का हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। क्लियर? और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है। क्लियर? और जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। चलिए ये आपका मिलान है। 85 में लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो केटी पाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, और जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, दोनों काम लो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मिस कर दिया होगा आपने अभी तक तो उसको कर लीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी? तो यह योजना जो है पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। 87 भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो क्या देगा भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए 88 नंबर है, बताइएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए, ठीक है। देखिए, तो पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ है, ठीक है। पहले पे आपका संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बाद आपका सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के बाद आपका जो है नील विद्रोह हुआ था, और नील विद्रोह के बाद जो है आपका दक्कन के दंगे हुए थे, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा इसका। क्लियर सभी को? चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसका हमने मिलान चाहिए। 2 4 1 3 है, ठीक है, 2 4 1 3 है। संथाल विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह के बाद नील विद्रोह का दक्कन के दंगा हुआ है, ठीक है। चलिए 89 है, 89 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की अगर बात करेंगे, तो देखिए, इसमें आपके धुरी राष्ट्रों के जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान, ये आपके धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। जबकि मित्र राष्ट्रों में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। 90 नंबर है। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, क्या बताइए। उत्पादन सामाजिक दृष्टि के आदर्श स्तर पर क्या होता है? तो उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर जो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए, 91 में सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चरागाह की अगर बात करें तो आपका तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, सवाना चरागाह जो है हमारे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्लियर। अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान को जो है सवाना कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आपके सामने क्या देगा है। 92 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बताइए। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाईकॉम सत्याग्रह में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी देगा आपका सही उत्तर होगा। वाईकॉम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देखा है आपका। 93 93 में प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने, बताया। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो प्रथम अवसर पर नेहरू जी की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 94 94 में अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है क्या? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य अगर देखा जाएगा, चलिए, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अवमूल्यन से आशय है कि अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम करना, ठीक है। अर्थात इस स्थिति में निर्यात बढ़ जाते हैं किंतु आयात जो है कम हो जाते हैं, ठीक है। निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देना, तो यहाँ पे निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देना हो जाएगा। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य आपका यहाँ पे हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या देगा है आपका। 95 95 नंबर क्वेश्चन, 95 को बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, बताइए। अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे है लाभ में कमी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर है। लाभ में कमी जो है औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, जबकि श्रमिक अशांति, बाजार साख और संकुचन, बाजार में कमी इत्यादि अस्वस्थता के तत्कालिक तात्कालिक संकेत हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 96 नंबर। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है साथ ही हमारे अमेरिका से, ठीक है।
यूएसए से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए संविधान से ली गई है न्यायिक समीक्षा की धारणा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 97 नंबर बताइएगा, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए किस मुगल बादशाह ने जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। शाहजहां ने जो है दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर। शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणक मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। 98 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बताइए किस समाचार पत्र का जो है गांधी जी ने संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। देखिए संपादन किया था ना महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि समाचार पत्रों का जो है संपादन किया था। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जो है उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे नवजीवन भी जो है उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि समाचार पत्रों का जो है संपादन किया था। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र उन्होंने निकाला था। अगला प्रश्न 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? बताइए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द कौन सा नहीं है? बताइए। देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अ, केंद्रीकृत उत्पादन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है केंद्रीकृत उत्पादन नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत उत्पादन को देश की उन्नति का आधार मानती है, ठीक है। तो 1 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है कौन सा, तो केंद्रीकृत उत्पादन जो है इनका मूल शब्द नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ बाकी विकेंद्रीकृत उत्पादन जो है इनका मूल शब्द था। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर, उत्तर दीजिएगा। ग्रेसम नियम संबंधित है किससे? बताइए ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रेसम नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को जो है प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। तो मुद्रा के संचलन से, ठीक है। ग्रेसम नियम का संबंध आपका जो है मुद्रा के संचलन से है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे आप लोग। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जो प्रैक्टिस है उसको करते रहेंगे। आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।